हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AHS नॉलेज। आज हम एक्सकवेशन सेफ्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो एक्सकवेशन क्या होता है, एक्सकवेशन करने के टाइम्स क्या क्या हजार्ड्स मौजूद रहते हैं और उसको कंट्रोल मेजर्स कैसे तरीके से कर सकते हैं ताकि उसमें होने वाले एक्सीडेंट्स टल सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं एक्सकवेशन क्या है और साथ ही साथ ट्रेंचिंग किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सकवेशंस डिफाइंस एज एनी मैन मेड कट, कैविटी, ट्रेंच और डिप्रेशन in the earth surface formed by earth removal. Trench is defined as a narrow excavation in relation to its length made below the surface of the ground. Excavation and trenches are commonly required in construction, infrastructure projects and various engineering applications for several reasons. तो फ्रेंड्स, एक्सकवेशन ऐसी एक एक्टिविटी है कि उसमें दो तरीके से हम एक्सकवेशन कर सकते हैं। एक तो मैनुअल कर सकते हैं या मशीन का इस्तेमाल करके एक्सकवेशन कर सकते हैं। अंडरग्राउंड कट्स या कैविटी या ट्रेंच, ऐसे कोई भी हम लोग ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं तो उसको एक्सकवेशन कहलाता है। ट्रेंच या ट्रेंचिंग, इसमें क्या होता है, ट्रेंचिंग में विड्थ कम रहते हैं लेकिन उसका डेप्थ ज़्यादा रहता है और लंबाई ज़्यादा रहता है, तो इसको हम ट्रेंच कहते हैं। तो ट्रेंचिंग एंड एक्सकवेशन आर बोथ और मोर और लेस सेम एक्टिविटी रहता है। और छोटा ट्रेंच है तो मैनुअल एक्सकवेशन कर सकते हैं। बड़ा ट्रेंच है मोर देन 1 मीटर डेप्थ, तो उसको मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन यानी कि जो भी जेसीबी है, एक्सकवेटर है या अलग तरीके से एक्सकवेशन मशीनरी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। नाउ, तो एक्सकवेशन किस लिए करना पड़ता है हमको? कॉमनली इन सिविल एक्टिविटीज़, या कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन लेना है या मशीनरी का फाउंडेशन लेना है या आपको ट्रेंचिंग करना है, तो बड़े बड़े जैसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो उसमें काफ़ी एक्सकवेशन करना पड़ता है। तो उस टाइम ये एक्टिविटी मौजूद रहती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो हम आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक एक्सीडेंट्स हुआ था रिगार्डिंग द एक्सकवेशन एक्टिविटीज़। इट इज़ इन मैंगलोर, कर्नाटका। तो इसमें दो बंदे इन्वॉल्व हुए थे। उसमें एक चंदन नाम है, एक राज नाम है। सो बोथ वेयर फ्रॉम बिहार एंड वेयर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग फाउंडेशन वर्क। तो इसमें फाउंडेशन वर्क का काम चालू था, तो उस टाइम एक का मौत हो गया और एक काफ़ी इंजर्ड हो गया बिकॉज ऑफ द सॉइल कोलैप्स, लूज सॉइल कोलैप्स। सो ऐसे हादसे होते हैं। तो इसमें कौन से तरीके रोकने के लिए तरीके रहते हैं, इसकी जानकारी हम आगे लेते हैं। ठीक है। तो दिस इंसिडेंस वाज अबाउट 3 जुलाई 2024 का है एंड लोकेशन इज़ द मैंगलोरो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हजार्ड्स इन्वॉल्व, या इसमें एक्सकवेशन एक्टिविटी करने के टाइम्स क्या क्या हजार्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो विल सी वन बाय वन। नाउ, most significant hazards where the walls of excavation site collapse, potentially burying the workers। जैसे अभी एक इंसिडेंट्स आपने दिखाया, तो उसमें अगर सॉइल लूज़ है और उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया है, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं किया तो वो सॉइल ढलने की या अपने कर्मचारी के ऊपर आने की ज़्यादा संभावना रहता है। 1.2 या 1 मीटर तक कोई इतना रिस्क नहीं बढ़ जाता है, लेकिन अपना जो 5 फुट हाइट रहता है, आप मोर देन 5 फुट डेप्थ ऐसा एक्सकवेशन रहेगा, तो उसमें ऐसे इंसिडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है, वर्कर्स और इक्विपमेंट्स कैन फॉल इनटू एक्सकवेशन साइट इफ़ एजेस आर नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड।
एक्सकेवेशन होने के बाद जो साइट का सराउंडिंग एरियाज़ है उसको आपने प्रॉपरली बैरिकेड नहीं किया तो उसमें कर्मचारी फॉल होने की संभावना रहता है, या उसके बगल में जो इक्विपमेंट्स हेवी इक्विपमेंट्स काम करते हैं वो भी बाई चांस नज़दीक में आ गया तो वो भी सॉइल अगर लूज़ है तो वो ढलने की संभावना रहता है और उसके बाद इक्विपमेंट भी फॉल होने की संभावना रहते हैं। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। मटेरियल और इक्विपमेंट्स कैन फॉल इनटू एक्सकेवेशन एरिया पोजिंग रिस्क टू द वर्कर इनसाइड्स। कर्मचारी अंदर काम कर रहा है और उसके साइड में मटेरियल है या इक्विपमेंट्स काम कर रहा है तो उस टाइम्स जाने आने के टाइम्स उसमें फॉल होने की संभावना रहता है। जैसे आप देखते हो साइट में रॉक ब्रेकर रहता है या एक्सकेवेटर रहता है या पॉकलेन रहता है, जेसीबी रहता है। ऐसे बड़े बड़े जब एक्सकेवेशन चलता है तो उसमें ऐसे हेवी मशीनरी काम करती है तो उस टाइम्स मोमेंट के टाइम्स काफ़ी रिस्क रहता है और अगर बड़ा एक्सकेवेशन है तो उसमें फॉल होने की चांस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कैन एक्सपोज वर्कर्स टू टॉक्सिक गैस, लो ऑक्सीजन लेवल्स और अदर डेंजरस एटमॉस्फेयर। 1.2 मीटर से ज़्यादा डेप्थ रहेगा तो इट इज़ आल्सो ट्रीटेड एज ए कन्फाइंड स्पेस। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सबको पता है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ में क्या क्या रहता है। अंडरग्राउंड लाइन में गैस की लाइन रहती है, पानी की लाइन रहती है, उसके बाद अपना फ्लेमेबल लिक्विड की लाइन रहती है या हॉट वाटर की रहती है, केमिकल लाइन रहती है। सो अलग अलग तरह के लाइंस या बेसिकली इलेक्ट्रिकल लाइंस रहता है या फाइबर ऑप्टिक लाइन रहती है। तो ऐसे बहुत सारे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ रहते हैं और इसको अगर आपने एक्सकेवेशन के दरमियान कुछ केमिकल का लाइन या कोई गैस का लाइन आपने डैमेज कर दिया या लीक हो गया तो उसमें से टॉक्सिक गैस लीक होने की संभावना रहता है या कभी कभी सफोकेशंस हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कम घटती है। तो ऐसे केसेस एक्सकेवेशन के दरमियान हो जाते हैं। स्ट्राइकिंग अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ लाइक गैस लाइन, इलेक्ट्रिकल केबल्स और वाटर पाइप विच कैन कॉज एक्सप्लोजन्स, इलेक्ट्रोक्यूशन और फ्लडिंग्स। तो आप देख सकते हैं कि एक्सकेवेशन के दरमियान ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रिकल लाइंस डैमेज होती है या कभी गैस लाइन डैमेज होती है। तो उस टाइम्स ऐसे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ को अगर डैमेज हो गया तो काफ़ी इंसिडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। वाटर कैन accumulate in excavation leading to drowning hazards or destabilizing excavation walls। तो अगर आपको वाटर लाइन कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, तो उस टाइम डैमेज हो गया तो उसमें पानी इकट्ठा होने की संभावना रहता है और लाइन फट गई है तो पूरा वाटर्स अपना एक्सकेवेटेड पिट में जमा होता है और उसमें अगर कर्मचारी काम कर रहा है तो इसमें ड्रोनिंग की चांसेस बढ़ जाती है। एक्सकेवेशन साइट्स ऑफन हैव हेवी मशीनरी विच कैन पोज रिस्क इफ़ नॉट ऑपरेटेड प्रॉपरली और वर्कर्स आर इन द इक्विपमेंट्स ब्लाइंड स्पॉट। अगर हेवी इक्विपमेंट्स या मशीनरी चल रहे हैं तो उसमें अगर ऑपरेट प्रॉपरली नहीं किया तो उसमें रिस्क बढ़ जाती है और वर्कर को एक्सीडेंट्स होने की संभावना हो जाती है। तो स्पेशली जब इक्विपमेंट्स काम करते हैं तो जहाँ जहाँ ब्लाइंड स्पॉट नज़र आते हैं तो उस टाइम्स जो कर्मचारी वहाँ काम करने वाला है उसने केयरफुली काम करना चाहिए या सावधानी से काम करना ज़रूरी पड़ता है। सो वील कंटिन्यू हजार्ड्स इन्वॉल्व excavation in contaminated soil can pose workers to hazardous substances like asbestos, lead और chemicals। अगर एक्सकेवेशंस कर रहे हैं आप
और वहाँ की ज़मीन या वहाँ की सॉइल ख़राब है या कंटामिनेटेड है, तो उसमें हजार्डस सब्सटेंस रहते हैं लाइक एस्बेस्टोस, लीड और केमिकल्स। तो स्पेशली ऐसे केमिकल को आप एक्सपोज हो जाएंगे, या एस्बेस्टोस, लीड जैसे पॉइजनस या हजार्डस सब्सटेंस है उसको एक्सपोज किया तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है। एक्सकेवेशन नियर existing structures can undermines their foundations leading to potential collapse। आप कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है या एग्जिस्टिंग प्लांट है और उसके बीच में जाके आपको एक्सकेवेशन करना है, तो जो अगर डीप एक्सकेवेशन है तो उसमें पॉसिबिलिटी रहता है, धंसने की पॉसिबिलिटी रहती है, या बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो ढल सकता है, या कोई हेवी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। तो ये सारे रिस्क एक्सकेवेशन के दरमियान हो सकते हैं। Excavation activities can generate high level of noise and vibrations, potentially leading to hearings। एक्सकेवेशन के टाइम्स कभी कभी रॉक ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है, और जब रॉक ब्रेकर चलता है तो आपको सबको पता है उसका नॉइज़ मोर देन 90 डेसिबल चलता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कंटिन्यू काम करेंगे तो आपको नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस की संभावना रहते हैं। तो उसी दरम्यान प्रॉपर पीपीज़ या उसको सेफ तरीके से ऑपरेट करना ज़रूरी पड़ता है। Workers can be exposed to extreme heat, particularly in deep excavation, leading to heat rays और हीट स्ट्रोक्स। अगर एक्सकेवेशन डीप एक्सकेवेशन चल रहा है या मोर देन 5 फीट या 6 फुट अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे काम चल रहा है, तो उस टाइम्स persons can expose to extreme heat and which will lead to heat rays और heat strokes। उसी दरमियान बहुत सा हीट अगर रहेगा या उसको प्रॉपर वेंटिलेशंस नहीं रहेंगे तो उस टाइम्स आपको हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। वर्कर्स में हैव डिफ़िकल्टी एंटरिंग और एग्जिस्टिंग द एक्सकेवेशन स्पेशली इन डीप और नैरो ट्रेंचेस। मीन्स यदि कर्मचारी काम कर रहा है ट्रेंच में, तो उस टाइम्स उनको एंटरिंग या अंदर जाना है और बाहर निकालना है, उसी टाइम्स उनको दिक्कतें आती है। तो उस टाइम्स एवरी 10 मीटर्स एज ए सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर लैडर्स या लैडर की सुविधा या उसको स्लोप ऐसे कुछ तो सुविधा होना चाहिए ताकि आप इमरजेंसी में बाहर आ सकते हो। नाउ आपने हजार्ड्स एक्सकेवेशन के टाइम्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी ली, तो अब अभी हम नेक्स्ट देखते हैं उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होता है, या हम सेफ्टी मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं ताकि एक्सकेवेशन या ट्रेंचिंग के दरमियान एक्सीडेंट्स टल सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन और ट्रेंचिंग। पहला सेफ्टी प्रिकॉशंस है साइट सर्वे, यूटिलिटी मार्किंग और वर्क परमिट्स। आपको काम करने के पहला एरिया देखना है, उसके बाद एरिया के दरमियान अपना चेकिंग भी करना है। अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स निकले हैं, जैसे केबल डिटेक्टर बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे कुछ यूनिट्स निकले हैं कि उससे माध्यम से आप यूटिलिटी का प्रॉपर मार्किंग कर सकते हो, उसमें चाहे तो उसको आइसोलेट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है वर्क परमिट्स। वर्क परमिट सिस्टम्स हर एक कंपनी में रहती है, वो प्रॉपरली फिल करना चाहिए, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है फ्रॉम द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और अपना एडमिनिस्ट्रेशन या अपना टेलीफोन्स, अलग अलग जो अथॉरिटीज़ रहता है उनका परमिट में उनका क्लियरेंस या उसको अब डेली परमिट बोलते हैं, तो उसको डेली परमिट्स लेने के बाद आप एक्सकेवेशन एक्टिविटी चालू कर सकते हैं।
वर्कर्स ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन्स। एक्सकेवेशन काम करने के टाइम्स सभी कर्मचारी का ट्रेनिंग्स प्रॉपरली होना चाहिए। उसमें पीपीई का इस्तेमाल कैसा करना है, एंट्री और एग्जिट्स का सुविधा क्या क्या है, एमरजेंसी प्लान कैसा रहता है, और उसको एमरजेंसी में कैसा इवैक्यूएशन होना है, और उसके साथ ही साथ अपना कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र्स वहाँ भी रखना है ताकि वो ओवरऑल अपना सेफ्टी मैटर्स जो भी है साइट में या इक्विपमेंट सेफ्टी और पर्सन सेफ्टी की देखभाल वो कर सकता है। स्लोपिंग, शोरिंग एंड शील्डिंग्स, बैरियर्स और गार्डरेल्स। स्लोपिंग यानी कि अपना जब एक्सकेवेशन करते हो तो उसको प्रॉपरली 45 का ऐसा स्लोप देने के बाद स्लोप देगा तो उसमें सॉइल धंसने की संभावना नहीं रहती है। शोरिंग यानी कि उसको प्रॉपरली लकड़ी का, प्लाईवुड का या मेटल का ऐसा एक पार्टीशंस बना लेते हैं और उसको बीच में उसको टाई रॉड बांधते हैं या उसको हाइड्रोलिक जैक से उसको टेंशन देते हैं ताकि वो साइड का जो वॉल है या साइड की जो मट्टी है वो मट्टी अंदर नहीं आएंगी। और दूसरा चीज़ है शील्डिंग यानी कि रेडीमेड अपने बॉक्सेस जैसे मेटल के बॉक्सेस जैसे बनाए रहते हैं जैसे पिक्चर में दिखा है, तो ऐसे तरीके से शील्डिंग भी किया जाता है ताकि जब काम करते हो एक्सकेवेशन के टाइम्स तो वो साइड का जो मटेरियल है वो कोलैप्स नहीं होगा। साथ ही साथ जब एक्टिविटीज चल रहा है तो उसको साइड से उसका जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है उस एकदम किनारे नहीं रखना है, कम से कम 1 मीटर 2 मीटर दूरी से अपना एक्सकेवेशन का एज है उसके बाहर रखना है। और उसके साथ ही साथ उसको प्रॉपर बैरियर्स या उसको गार्ड रेल और इवनिंग के टाइम्स फ्लैश लाइट्स या सेफ्टी कोन्स, ऐसे जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो यूज़ करने वाले सेफ्टी आइटम्स है उसका इस्तेमाल करके उसको प्रॉपरली कवर करना है ताकि रात के टाइम कोई नज़र नहीं आएगा तो इक्विपमेंट फॉल हो सकता है या आदमी फॉल हो सकता है, तो ऐसे अलग अलग इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये प्रॉपरली ये मेथड है अपना, स्लोपिंग करना है या शोरिंग करना है या शील्डिंग करना है, यह तरीके से आप उसको प्रोटेक्शन कर सकते हो। अच्छा, स्लोपिंग, शोरिंग और शील्डिंग इट डिपेंड्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। उसको सॉइल का क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्लास ए सॉइल, क्लास बी सॉइल और क्लास सी सॉइल्स। तो इसे अलग अलग सॉइल है, स्पेशली अपना क्लास बी, क्लास सी जो रहता है या क्लास ए रहता है। क्लास ए थोड़ा मट्टी एकदम सॉलिड रहता है उस और बॉन्डिंग भी रहता है ताकि वो लूज़ नहीं होता है, लेकिन क्लास बी और क्लास सी में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रहते हैं और वो सॉइल जब एक्सकेवेशन करते हो तो वो लूज सॉइल रहता है, वो इमीडिएटली ट्रेंच के अंदर फॉल होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो ऐसे अलग अलग सॉइल के टेस्टिंग भी कर सकते हो। सॉइल की एग्ज़ाम होने के बाद या टेस्टिंग होने के बाद आप ऐसे अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ साइट्स एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। जैसे आप एक्सकेवेशन के टाइम्स लोग अंदर जाते हैं गड्ढे में, तो उस टाइम्स उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए बाय द कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र या कॉम्पिटेंट अपना जो सेफ्टी ऑफिसर है। और साथ ही साथ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी होना है ताकि इसमें कोई सफोकेशन हो रहा है या कोई ऑक्सीजन O2 की कोई मात्रा कम है, ये भी आपको देखने के टाइम्स पता चलेगा। ये ऑक्सीजन लेवल सबको पता है 19.5 टू 23.5 के दरमियान ऑक्सीजन लेवल गड्ढे के अंदर होना चाहिए या उसको कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। तो ऐसे तरीके से आप एक्सकेवेशन के दरमियान होने वाले एक्सीडेंट्स टाल सकते हैं। लैडर्स एंड रैम्प्स, क्लियर पाथवेज, जो भी आपका एक्सकेवेशन चल रहा है उसके लिए रैंप होना चाहिए या लैडर हर 10-10 मीटर में, लंबाई ज़्यादा है
ट्रेंच की, तो हर 10-10 मीटर में लैडर्स होना चाहिए। अच्छा, लैडर का रूल्स आपको पता है, लैडर का रूल है 4:1, यानी कि अगर ये 4 हाइट है तो उसका विड्थ 1 मीटर होना चाहिए। तो ऐसी लैडर्स का पोजीशन होना चाहिए। और अगर ये लैडर्स आप रखते हो तो उसका जो ऊपर वाला टॉप है वो कम से कम 1 मीटर अपना ट्रेंच के ऊपर, ट्रेंच का जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर 1 मीटर लैडर्स का ऊपरी हिस्सा ऊपर आना चाहिए, ताकि वो आराम से अपना ग्राउंड लेवल में वो आ सकता है। तो ऐसे तरीके से अपना जो सेफ्टी का रूल्स है, रेगुलेशन है, वो फॉलो करके आप लैडर फिक्स कर सकते हो। इक्विपमेंट प्लेसमेंट, ऑपरेटर्स ट्रेनिंग एंड डिप्लॉय बैंक्समैन। आपको पता है सिविल एक्टिविटीज़ या कंस्ट्रक्शन चलता है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में बैंक्समैन रहता है, यानी कि कोई एक्सीवेटर है या कोई अपना पॉकलेन चल रहा है, तो उसके दरमियान उसको एक ऑपरेटर के साथ एक आदमी दिया जाता है। तो उसके सामने खड़ा रह के वो प्रॉपर इशारा करेगा। अगर कोई यूटिलिटीज़ नज़र आ रहा है तो वो इमीडिएटली वो स्टॉप करेगा या उसको गाइड करेगा प्रॉपरली। तो उसके लिए बैंक्समैन का काम होता है। उसके बाद ऑपरेटर का ट्रेनिंग, ऑपरेटर शुड बी ऑथराइज एंड ही शुड बी ट्रेन। तो उसके बाद उसको इक्विपमेंट्स चलाने के लिए दिया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम्स एंड पंपिंग अरेंजमेंट्स, अगर कोई डीप एक्सकेवेशन है और उसके साथ कभी कभी पानी इकट्ठा होता है, कभी हेवी रेन होता है, कभी फ्लड आता है, तो उस टाइम्स वो डी वाटरिंग करने के लिए पंपिंग अरेंजमेंट्स रहता है, या डी वाटरिंग पम्प्स बोलते हैं हम लोग। तो ये या ड्रेनेज सिस्टम्स रहती है, ताकि एक्सकेवेशन के अंदर जो पानी है वो इमीडिएटली निकाल सकते हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ अ रेगुलर रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसको काफ़ी इस्तेमाल होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, हेलमेट, शूज़, गॉगल्स या ईयर मफ या ईयर प्लग्स। अगर उसको नॉइज़ी इक्विपमेंट ज़्यादा है, जैसे अपना रॉक ब्रेकर टाइप्स, तो उस टाइम्स ईयर मफ है, ईयर प्लग्स इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। अगर कोई सफोकेशन की चांस है तो उसको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन भी देना ज़रूरी रहता है। कम्युनिकेट द इमरजेंसी प्लान एंड फर्स्ट एड फैसिलिटीज़। साइट के उसमें जो साइट का जो सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी मैनेजर है, तो उन्होंने अपना इमरजेंसी प्लान क्या क्या है, जैसे आप प्रोजेक्ट चालू करते हो तो उसको HSC प्लान बोलते हैं। तो उस टाइम्स इमरजेंसी प्लान कैसा बना है, कैसे इवैक्यूएट कर सकते हैं, उसको कितना दूर से उसको एम्प्लॉय को लाना पड़ेगा, वो इकट्ठा होने के लिए कौन सा असेंबली पॉइंट है, उसको असेंबली में क्या उसके लिए क्या क्या सुविधा दिए हैं, या विंडसॉक्स की प्रोविज़न क्या है, एग्जिट रूट कैसे है, तो आदि बारे में उसको जानकारी देना ज़रूरी पड़ता है। साथ ही साथ फर्स्ट एड फैसिलिटी क्या क्या है अपने साइड में, उसको भी जानकारी देना ज़रूरी पड़ता है। मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशंस, डिस्प्ले द साइन एंड सिग्नल्स। कोई भी साइट है या एक्सकेवेशन है तो उस टाइम डिप एक्सकेवेशन या वर्क इन प्रोग्रेस या अपना स्टे अवे, डो नॉट ब्रिंग द मशीनरीज नियर टू द एक्सकेवेशन एज, ऐसे अलग अलग तरीके से सेफ्टी अवेयरनेस के लिए आपको साइंस एंड सिग्नल्स देना चाहिए। रात के टाइम्स आपको प्रॉपरली उसको फ्लैश लाइट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है, तो कि रात को आपको इमीडिएटली नज़र आएगा, ठीक है। उसके साथ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल्स, जो मटेरियल एक्सकेवेट किया है या सॉइल निकाला है या रॉक निकाला है, तो उसके साथ पैरेलली उसको साइट क्लीनिंग भी रखना चाहिए। और स्पेशली एट द एज ऑफ एक्सकेवेशन एक्टिविटी है, उसके साइड से पहले ये मटेरियल हटाना ज़रूरी पड़ता है, ताकि साइट भी क्लीन रहेगा और काम करने में आसान रह जाएगा, ठीक है। फॉर द एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ वी हैव टू रेफर IS या इंडियन स्टैंडर्ड 3764 ऑफ 1992। तो इसमें कोड ऑफ सेफ्टी फॉर द एक्सकेवेशन वर्क,
ऊपरी जो पूरा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसके साथ ही साथ आप IS 3764 आप रेफ़र कर सकते हैं, ताकि इसमें और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसमें से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने हजार्ड्स क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें देखा है। उसके बाद ट्रेंचिंग क्या होता है, एक्सकेवेशन का डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में जानकारी लिए। साथ ही साथ सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए उसके बारे में देख लिया है। सो दिस इज़ द हियर इज़ द फनी क्लिप फॉर द एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़। तो ऐसे तरीके से जो अनसेफ प्रैक्टिसेस चलते हैं, ये जो बंदा है वो अपना कोशिश कर रहा है अपना ट्रेंच क्रॉस करने के लिए, तो ऐसे केसेस इमीडिएटली बैन करना चाहिए या उसको स्टॉप करना चाहिए। या कभी कभी शावल के ऊपर खड़ा रहता है या बकेट में आदमी बैठ के चला जाता है, या कभी कभी शावल या जेसीबी है तो उसके ड्राइवर के बगल में रहता है। तो ऐसे केसेस अपने साइट में बैन करना चाहिए, ताकि दिस मिसबिहेवियर या अपने जो अनसेफ प्रैक्टिसेस है विच विल लीड टू फर्दर एक्सीडेंट्स। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये आपने डिटेल जानकारी देने की कोशिश की है। अगर ये आपको, मेरे ख्याल से ये वीडियो अच्छा रहेगा, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ या गल्फ़ रीजन में जो हमारे भाईजान काम कर रहा है या भाई लोग काम कर रहे हैं, उसको ये वीडियो पसंद आएगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नई नई वीडियो आपके लिए लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।